नमस्कार, मैं रविश कुमार। अयोध्या में कुछ भी गलत नहीं होता क्योंकि यहां एक सिस्टम है जिस पर आरोप लगता है वही जांच करता है, फैसला देता है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। इस सिस्टम के कुछ नए डिपार्टमेंट की जानकारी आज के इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से मिलती है, जिसमें बताया गया है कि जिस ट्रस्ट के खिलाफ जमीन के मामले की जांच हो रही है, उसी ट्रस्ट की दूसरी गैर विवादित जमीन उन अधिकारियों के रिश्तेदारों ने खरीदे हैं जो इस ट्रस्ट के खिलाफ जांच से जुड़े रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर आने से पहले जून महीने की कुछ रिपोर्ट को याद करना जरूरी है, जिसे हमारे सहयोगी आलोक, कमाल और प्रमोद ने समय समय पर फाइल की थी। मीडिया में कुछ और जगहों पर भी इसकी रिपोर्टिंग हुई थी। यही वो जमीन है जिसे लेकर इस साल जून के महीने में सवाल उठा। इस जमीन के एक हिस्से को हरीश पाठक और उनकी पत्नी ने सरकारी दर से 2 गुने कम दाम पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 8 करोड़ में बेच दी। इसी जमीन के दूसरे हिस्से को हरीश पाठक, रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी नाम के बिचौलिए को बेचते हैं 2 करोड़ में। इन बिचौलियों ने 15 मिनट के भीतर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। इस सौदे में गवाह के रूप में बीजेपी नेता और अयोध्या के मेयर रहे। एक ही जमीन का एक हिस्सा सरकारी दर से 2 गुने से भी कम दाम पर बिकता है और उसी से लगा दूसरा हिस्सा सरकारी दर से 3 गुने से अधिक दाम पर ट्रस्ट को बेचा जाता है। 15 मिनट में बिचौलियों को 16.5 करोड़ का मुनाफा होता है। अब इसमें एक दूसरा एंगल यह जुड़ता है कि वाहिद अहमद दावा करते हैं कि यह जमीन बेची नहीं जा सकती क्योंकि 1924 में उनके परदादा ने इसे वक्फ के नाम कर दी थी। बाद में किसी रिश्तेदार ने इस जमीन को हरीश पाठक को बेच दी, वक्फ से लिखवा लिया कि जमीन बेची जा सकती है। बहरहाल वाहिद अहमद ने तब कहा था कि वे हाई कोर्ट में इसे चैलेंज करेंगे। मंदिर ट्रस्ट के लोग गलत नहीं कर सकते हैं, उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई होगी, ये वाहिद ने कहा था। इस ज़मीन की रजिस्ट्री में लिखा है कि इसमें आने का कहीं से रास्ता नहीं है। सड़क की तरफ से ये नज़ूल की ज़मीन पड़ती है और इसके बाकी 3 तरफ दूसरे लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, बाग वगैरह है, इसलिए इसमें आने का कोई रास्ता नहीं बताया जा रहा है। अब इसके समर्थन में, ट्रस्ट के समर्थन में ये तर्क दिया जा रहा है कि जब वो ज़मीन के लिए इकरारनामा हुआ था, जो पहले शख्स ने जब इसको ख़रीदा, तो उस इकरारनामे में 2 करोड़ मालियत इसलिए थी कि मंदिर का फैसला होने के पहले इसकी मालियत कम थी और मंदिर का फैसला होने के बाद मालियत बढ़ गई। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या खेती की ज़मीन, बाग की ज़मीन अयोध्या में इतनी महंगी हो गई है कि 1 साल में उसका दाम 9 गुना ज़्यादा बढ़ जाए? इसके ऊपर किसी को यकीन नहीं है। ये ज़मीन शुरू में तमाम तरह के विवादों में रही है। कुछ लोग ये कहते रहे हैं कि यह वक्फ में दर्ज है और जिन्होंने ट्रस्ट को बेचा है उसके पहले ये कई बार बेची और ख़रीदी गई है। तो बहरहाल कोई जांच ही ये साबित कर सकती है कि इसकी असलियत क्या है। जून के महीने में यह विवाद उठा, तब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा कि उन्होंने अपने वकीलों और लेखपाल से इसकी जांच कराई है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं निकला और इस मामले को लेकर अब मीडिया ट्रायल में नहीं उलझेंगे। अगर कोई लीगल अथॉरिटी पूछेगी तो उसे जवाब देंगे, ये उनका बयान था। क्या किसी लीगल अथॉरिटी को नहीं पूछना चाहिए कि एक ही जमीन है, बेचने वाला भी एक है, बेचने वाले पर फ्रॉड के आरोप हैं, ट्रस्ट उससे एक हिस्सा सीधे खरीदता है, दूसरा हिस्सा एजेंट के मार्फत खरीदता है। एजेंट 2 करोड़ में खरीदकर 15 मिनट में ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेचता है। क्या यह सवाल शुचिता का नहीं है? अगर इसी तरह की डील सपा के नेता ने की होती तो आज कौन कौन सी जांच एजेंसी उसके घर पहुंच गई होती, बताने की जरूरत नहीं है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है।
लीगल अथॉरिटी भी कमाल की होती है। क्या वाकई किसी लीगल अथॉरिटी को इस डील में कभी संदेह नहीं हुआ? क्या इसे हर तरह के संदेह से मुक्त करने के लिए जरूरी नहीं था कि कोई लीगल अथॉरिटी उतनी ही जल्दी जांच करके रिपोर्ट देती जितनी जल्दी मंदिर ट्रस्ट ने जांच कर दी? क्या आपको कुछ संदेह नहीं हो रहा है कि पुलिस के अनुसार भगोड़ा और कई मामलों का फ्रॉड हरीश पाठक जमीन बेच रहा है? वह एक हिस्सा सीधे बेचता है, दूसरा हिस्सा किसी एजेंट के मार्फत ट्रस्ट को बेचता है। क्या हरीश पाठक इस मामले में नैतिकता के साथ सौदा कर रहा है? इस हरीश पाठक पर पैसा दोगुना करने के नाम पर लोगों को ठगने के आरोप हैं। जो पुलिस का भगोड़ा है वो जमीन का सौदा कैसे कर गया? क्या किसी लीगल अथॉरिटी को यह नहीं पूछना चाहिए था, पता नहीं लगाना चाहिए था कि जो भगोड़ा है उसका कौन सा अकाउंट चल रहा है जिसमें 10 करोड़ की राशि ट्रांसफर हुई होगी? यह कैसा भगोड़ा है जिसका खाता चालू है? हरीश पाठक अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। जून में उठा विवाद समाप्त मान लिया गया। लोगों ने राहत की सांस ली। उन लोगों ने राहत की सांस ली जिन्होंने जांच की और इस मामले को क्लीन चिट दे दिया। जनता भूल गई। यह राहत की तो बात है। मेरे ख्याल से भगोड़ा हरीश पाठक भी जहां है खुशी होगा और राहत की सांस ले रहा होगा। न्यूज लॉन्ड्री के बसंत और आयुष की यह रिपोर्ट भी तभी आई थी कि बीजेपी के मेयर के भांजे और खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताने वाले दीप नारायण ने मंदिर क्षेत्र के करीब की एक जमीन 20 फरवरी 2021 को 20 लाख में खरीदी और 3 महीने के बाद उस जमीन को 2.5 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। 3 महीने में 12 गुना का मुनाफा। लोग मंदिरों को अपनी जमीन मुफ्त में दान कर देते, यहां 12 गुना मुनाफा कमा लिया गया। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के अनुसार दीप नारायण कथित रूप से सर्किल रेट से कम दाम पर जमीन खरीदते हैं, लेकिन मंदिर ट्रस्ट को जब बेचते हैं तो सर्किल रेट से अधिक पर। क्या उन्होंने इस लाभ पर टैक्स दिया? इसका जवाब वही दे सकते हैं, आयकर विभाग बता सकता है, हमारे पास नहीं है। साफ दिख रहा है कि फायदा किसे हो रहा है, किन लोगों को हो रहा है, वो किस पार्टी के हैं। अभी तक आपने मंदिर ट्रस्ट के साथ जमीन के सौदे से जुड़ी कुछ खबरों का हाल जाना, लेकिन सोचिए पुलिस का भगोड़ा हरीश पाठक जब जमीन बेचता है तो मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह बनते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं पाया जाता है। मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि मेरा मानना है कि भक्ति और राष्ट्रवाद के साथ भारत का युवा दुनिया के लिए बदलाव का केंद्र बन सकता है। ये मेयर उस सौदे के गवाह हैं जिसमें 15 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। फिर उन्हीं के भांजे 20 लाख की जमीन राष्ट्रवाद के प्रतीक राम मंदिर बनाने वाले मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेचते हैं। इसमें उन्हें और किसी को गलत नहीं लगता। यह केवल राष्ट्रवाद का कमाल हो सकता है। मेरी इस बात से राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई भी सहमत होंगे कि अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर जो भी जमीन खरीदी जा रही है उसकी प्रक्रिया में कुछ भी अनैतिक नहीं होना चाहिए। राम की मर्यादा तो होनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि मंदिर ट्रस्ट का गठन उसके ही आदेश से हुआ है। केंद्र सरकार को भी लीगल अथॉरिटी से जांच कराकर जनता को आश्वस्त करना चाहिए कि मंदिर ट्रस्ट के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा जमीन के सौदे में किसी प्रकार की अनैतिकता नहीं बरती जा रही है, क्योंकि 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर मामले में फैसला आने के बाद अयोध्या और उसके आसपास जमीन के लेन देन की संख्या काफी बढ़ी है। इसे देखते हुए सरकार को यहां जमीन की खरीद की व्यवस्था को ईमानदार बनानी चाहिए थी ताकि किसी को ठगा ना जा सके और कोई खरीद के समय राजस्व की चोरी ना कर सके। आखिर अयोध्या का सर्किल रेट 2017 के बाद से अभी तक क्यों नहीं बढ़ा है? 2019 में फैसला आने के बाद खरीदार बढ़ गए तो सर्किल रेट क्यों नहीं बढ़ा? क्या अयोध्या प्रशासन को हर उस मामले की जांच नहीं करनी चाहिए जिसके तहत कोई जमीन सर्किल रेट से कम पर बेची गई और बाद में मंदिर ट्रस्ट को अधिक रेट पर बेच दी गई? जून के महीने में जो संदेह उठा था उसे जल्दी ही रफा दफा कर दिया गया, खत्म मान लिया गया। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की आज आई एक रिपोर्ट ने इन सारे मामलों की याद ताजा कर दी है। श्यामलाल यादव और संदीप सिंह की रिपोर्ट बताती है कि अयोध्या में जमीन खरीदने के मामले में क्या हो रहा है।
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे अयोध्या में बीजेपी के विधायक, विधायक के रिश्तेदार, विधायक से जुड़े ट्रस्ट जमीनें खरीद रहे हैं। इनमें अयोध्या के उपायुक्त के रिश्तेदार भी हैं। इसके अलावा डीआईजी, सर्किल अफसर, एसडीएम के भी रिश्तेदारों ने जमीन खरीदी है। ये अफसर उस वक्त वहां तैनात थे, मगर अब वहां नहीं हैं और इन अधिकारियों ने कोई जमीन नहीं खरीदी है। श्यामलाल यादव और संदीप सिंह ने ऐसे 14 लोगों के रिश्तेदारों की जमीन खरीद के दस्तावेजों की पड़ताल की और उनके बयान लिए। अधिकारियों ने अपने बयान में यही कहा है कि रिश्तेदारों के लेन देन में उनकी कोई भूमिका नहीं। इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष ने जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया है कि आस्था, लालच और जमीन की अवैध खरीद सब साथ साथ चल रहे हैं। दिल्ली और यूपी में कोर्ट को नजर नहीं आ रहा, न सरकार को, लेकिन भगवान राम अवश्य ही चिंतित होंगे। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में एक ट्रस्ट का जिक्र है, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट। इस ट्रस्ट ने 90 के दशक में बरहटा गांव में बहुत सारी जमीनें खरीदी। ट्रस्ट की खरीदी हुई 21 बीघा जमीन पर विवाद है। यहां ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक्सप्रेस ने जिस जमीन की खरीद की रिपोर्ट छापी है उसका संबंध उसी ट्रस्ट से तो है, मगर विवादित जमीन से नहीं है। अयोध्या के मांझा बरहटा में ये जमीनें हाईवे से 500 मीटर के और राम मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर हैं। महर्षि महेश योगी के महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने यहाँ 90 के दशक में ढेरों जमीनें खरीदी, जिसमें 1 दर्जन दलितों से 21 बीघा जमीन एक दलित रोंघाई के नाम से खरीदी, क्योंकि दलित की जमीन सवर्ण के खरीदने पे रोक थी। बाद में दलित रोंघाई से वो जमीन 21 बीघा गैर रजिस्टर्ड तरीके से महर्षि ट्रस्ट के नाम दान करवा ली। ये जितनी भी जमीनें यहाँ आपको दिख रही हैं सब महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट की जमीन है। ये महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट संस्था 1992 में हमारे माझा बरहटा में आती है और हम लोगों को कहती है आपको आपके माझा बरहटा में स्कूल बनवाएंगे, आपके माझा बरहटा में अस्पताल बनवाएंगे। ये बहुत पिछड़ा इलाका था, इसलिए हम लोगों ने जमीन दी। हम इस समय अयोध्या के माझा बरहटा क्षेत्र में हैं। यहाँ से राम जन्मभूमि मंदिर की दूरी बमुश्किल 2 किलोमीटर से ज़्यादा की नहीं होगी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जब मंदिर के पक्ष में जब से फैसला आया है, उस समय से अब तक जमीनों का रेट लगभग 20% से ज़्यादा बढ़ चुका है। इस जमीन की डील में पेच ये आया कि रोंघाई के नाम से जो जमीन खरीदी गई वो तो दुरुस्त थी, लेकिन कानूनन दलित को अपनी जमीन किसी सवर्ण संस्था को दान करने के लिए डीएम की इजाजत की जरूरत है और उस पर दान लेने वाली संस्था को स्टैंप ड्यूटी देनी थी, लेकिन डीएम की इजाजत के बिना ये गैर रजिस्टर्ड दान दिया गया। 1992 में महर्षि ट्रस्ट ने 21 बीघा जमीन रोंघाई के नाम से 6,38,000 में खरीदी। 3 जून 1996 में रोंघाई ने गैर रजिस्टर्ड डोनेशन डीड से महर्षि ट्रस्ट को दान कर दी। 18 सितंबर 2019 को गांववासी माधव ने राजस्व परिषद में गैर कानूनी दान की शिकायत की। 1 फरवरी 2020 को जांच कमेटी ने महर्षि ट्रस्ट को जमीन दान को गैर कानूनी पाया। 1 अक्टूबर 2020 को डीएम अनुज झा ने भी महर्षि ट्रस्ट को जमीन दान को गैर कानूनी बताया। 18 मार्च 2021 को कमिश्नर ने भी महर्षि ट्रस्ट के जमीन दान को गैर कानूनी बताया। अगस्त 2021 में असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के यहां जमीन सरकार को देने का केस दर्ज हुआ। हम जानना चाह रहे थे कि जैसे ट्रस्ट ने कुछ जमीनें बेचा है, तो ये जमीन जो है किन लोगों ने यहाँ के बेचा है और जमीन का काम कौन कर रहा है, उनसे मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। इसके विषय में, जमीन के विषय में जानकारी हमें तो है नहीं, और इसके विषय में आपको जानकारी करना तो दिल्ली में है, वहाँ ऑफिस है, वहाँ पे आप पता करेंगे, वहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे नहीं हम लोग कोई जानकारी। इस जमीन डील पे विपक्ष सरकार को और बीजेपी को घेर रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस पे तंज किया कि हिंदू सत्य के रास्ते पे चलता है, हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर भाजपाई चंदा चोरी बर्दाश्त से बाहर है। भाजपा नेताओं को चंदा चोरी का जवाब भी देना होगा और हिसाब भी। आम आदमी पार्टी ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस डील में नेताओं और अफसरों के रिश्तेदारों को सस्ती जमीन देने पे सवाल उठाए। राम मंदिर के इलाके में
राम जन्मभूमि क्षेत्र के 5 किलोमीटर के एरिया में किस प्रकार से तमाम अधिकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके मेयर ने जमीनें खरीदी हैं। दलितों की जमीन दान में लेकर एक ट्रस्ट ने इन तमाम अधिकारियों और विधायकों और मंत्रियों को, नेताओं को जमीनें बेच दी, जबकि उसकी जांच चल रही है। सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सीधा सीधा इसमें लेन देन का खेल है, सीधा सीधा भ्रष्टाचार मिला जुला खेल, जमीन की जालसाजी, जमीन के नाम पर धंधा और घोटाला। और मैं एक एक करके बता रहा हूं, इसमें कोई मामूली लोग शामिल नहीं है। एमपी अग्रवाल जो अयोध्या के कमिश्नर रहे, उनके ससुर ने 2530 स्क्वायर मीटर और उनके साले आनंद वर्धन ने 12060 स्क्वायर मीटर एक जमीन खरीदी, जिसमें उनकी पत्नी अपने पिता के साथ बनाई गई एक कंपनी की पार्टनर भी हैं। ये तो अयोध्या के डीएम और कमिश्नर की जांच से भी साबित हो गया है कि ट्रस्ट ने 21 बीघा जमीन एक दलित से गैर कानूनी ढंग से दान में ले ली है। लेकिन अयोध्या के 14 अफसरों और नेताओं के करीबी रिश्तेदारों के उसी ट्रस्ट से सस्ती जमीन खरीदने को क्या महज इत्तेफाक माना जा सकता है? ये तो जांच से ही पता चलेगा। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तत्कालीन जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने मामले की जांच के बाद आरोप सही पाया और आदेश दे दिया कि इस जमीन के स्वामित्व से महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट का नाम हटाकर जमीन राज्य सरकार को दी जाए। इस रिपोर्ट पर उपायुक्त एमपी अग्रवाल ने भी मंजूरी दे दी। तो यहां तक नहीं लगता कि किसी अधिकारी ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया हो। सबने शिकायत मिलने पर सही समय पर कार्रवाई की है। बेशक जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दिए थे, जिसकी जानकारी नहीं है कि क्या कार्रवाई हुई। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने दलित की जमीन गलत तरीके से अपने नाम करा ली। इस वक्त यह मामला असिस्टेंट रिकॉर्ड अफसर की अदालत में है, जहां ट्रस्ट भी एक पक्षकार है और अपने दावे के लिए लड़ रहा है। एक्सप्रेस ने लिखा है कि कोर्ट से जुड़े अफसर के रिश्तेदार ने भी इसी ट्रस्ट से जमीन खरीदी है। यहां तक का खेल आप समझ गए होंगे, जिससे लगता है कि यह मामला नैतिकता और शुचिता का ज्यादा है। इस मामले की जांच के बदले किस तरह की लेन देन हुई है, एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह साफ नहीं दिखता कि ट्रस्ट को अधिकारियों ने किस तरह का लाभ पहुंचाया है। सडनली आज भी मैं अयोध्या का समस्या उठा रहा था। मैं पेपर में सुबह जब देखा तो कम से कम 14 लोगों के नाम उसमें थे, 14 पीपल, जिसमें एमपीज, एमएलएज, मेयर, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स, एसडीए, डिविजनल कमिश्नर, सबके, बहुत से लोगों के, यानी उनके रिश्तेदारों के हम उठाना चाहते थे। मैं उठा, साहब आज बहुत बड़ा एक अहम मसला मैं उठा रहा हूँ, और ख़ास करके अयोध्या जहाँ राम की पूजा करने के लिए इतना बड़ा मंदिर सब बने, गंगा में डूबे, सब हो गया, लेकिन अयोध्या में क्या चल रहा है, कितने जमीन हड़प कर रहे हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट के, गरीबों के, सबके, और बड़े बड़े लोग वहाँ पर, ये स्टेट एजेंसी बढ़ रही है तो जमीन खरीद रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ने के बाद महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट का मामला ज्यादा संदिग्ध लगता है। जो ट्रस्ट रामायण के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने जा रहा हो, वह किसी दलित की जमीन अपने नाम कराने के मामले में शामिल पाया जाए, यह राम की मर्यादा नहीं हो सकती है। जैसा कि रामायण में हमने पढ़ा है, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट सामान्य ट्रस्ट नहीं है। इसी बरहटा गांव में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। 10 अक्टूबर के दैनिक जागरण की रिपोर्ट में इस बात को लेकर सवाल उठाया गया है कि माझा बरहटा में 140 एकड़ भूमि पर महर्षि रामायण विद्यापीठ बनाने के लिए
आवास विकास परिषद के साथ करार हुआ है। इसमें से 10 एकड़ की जमीन के स्वामित्व पर संकट है, क्योंकि जिलाधिकारी ने इसके खिलाफ राजस्व कोर्ट में चुनौती दी है। इस जमीन को राज्य साथ कराने के आदेश दिए गए हैं। यह उसी जमीन का मामला है जिसका जिक्र इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में किया है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ट्रस्ट के सदस्य सालिकराम मिश्रा ने कहा है कि रोंघाई हमारे साथ कुछ साल काम कर चुका है। लोग 28 साल बाद इसलिए मामला उठा रहे हैं क्योंकि जमीन के दाम बढ़े हैं। एक्सप्रेस से सालिकराम मिश्रा एक और बात कहते हैं कि हमने राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों को हायर किया है, यानी उन्हें पैसे देकर काम पर रखा है, जिन्होंने जमीन का करार करते समय हर तरह की कानूनी प्रक्रिया पूरी की होगी। ठीक इसी टाइप की दलील श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दी थी कि हमने अपने वकील और लेखपाल से भूमि खरीद की जांच कराई है, कुछ भी गलत नहीं निकला है। प्राइम टाइम के शुरू में पहली लाइन यही है कि अयोध्या में कुछ भी गलत नहीं होता। जिस पर गलत का आरोप लगता है वह खुद से जांच कर बता देता है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। एक दिसंबर का यह वीडियो बताने के लिए काफी है कि महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट कितना प्रभावशाली है। इसके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस ट्रस्ट का करार राज्य के आवास विकास परिषद से हुआ है और यह रामायण विश्वविद्यालय बनाने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। क्या इतने प्रभावशाली ट्रस्ट के खिलाफ अब किसी कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है? उससे वो जमीन ली जा सकेगी जो इसने दलितों से ली और अपने नाम अवैध रूप से करा ली। क्या इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई थी कि ट्रस्ट की जमीन को लेकर प्रशासन के कोर्ट में मामला चल रहा है? इससे उन अधिकारियों में कार्रवाई करने का हौसला क्या ही बचेगा। जब सरकार अपने को सेकुलर दिखाने की प्रयास कर रही हो, भारत और भारतीयता से मुंह मोड़ने का प्रयास कर रही हो, तब एक संत विश्व पटल के सामने भारत की बात को पूरी मजबूती से रखने का साहस कर रहा हो, तो यह उस कालखंड के लिए अद्भुत भी था और वर्तमान के लिए अभिनंदनीय भी है। और इस देश से मैं महर्षि महेश योगी जी की इस परंपरा से जुड़े हुए महर्षि जी के नाम पर इस रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, जो आज महर्षि के इस पूरे कार्यक्रम को अभी भी उसी भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इन सबको हृदय से साधुवाद देता हूं। रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के माध्यम से ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक कार्यक्रम देश और दुनिया के अंदर चल रहे हैं, उद्देश्य एक ही है, हम अपनी सनातन धर्म को लेकर के दुनिया के सामने जाएं। जमीन का मामला कभी इतना सीधा नहीं होता। अयोध्या में मंदिर के लिए हो या मंदिर के कारण हो, जिन जमीनों का सौदा हो रहा है उस पर नजर रखी जानी चाहिए। राम का मंदिर बन रहा है, कम से कम वहां और आसपास कोई काला धन वाला जमीन ना खरीद ले। इतनी मर्यादा तो होनी ही चाहिए कि कहीं से किसी भी तरह का पैसा कमाकर वहां कोई जमीन खरीदकर पुण्य कमाने की होड़ में हमसे आपसे आगे ना निकल जाए और हम पीछे रह जाएं। वहां की जमीन वही खरीदे जिसकी आमदनी का जरिया श्वेत हो, व्हाइट। बाकी ब्लैक एंड व्हाइट तो प्राइम टाइम के दर्शक देख ही लेते हैं। अब ब्रेक ले लीजिए। दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन के संकट को देखते हुए क्रिसमस और नए साल के जश्न के मौके पर किसी भी प्रकार के जमावड़े पर रोक लगा दी है। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि यूं समझिए कि दिल्ली सरकार ने एक औपचारिक आदेश निकाला है और उसमें यह कहा गया है कि क्रिसमस और नए साल के लिए होने वाली कोई भी गैदरिंग
कोई भी जमावड़े पर रोक रहेगी। आपको पता ही है कि इस समय देश के अंदर एक ओमिक्रॉन जो कोरोना का एक वेरिएंट है उसका संकट जो है धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है। देश के अंदर करीब 213 मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा मामले जो हैं अभी तक रिपोर्ट हुए हैं 57 मामले। तो इसी के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने या दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एहतियात बरतते हुए ये आदेश जारी किए हैं। और इसी के तहत जो मार्केट ट्रेड एसोसिएशन है, यानी कि जो अलग अलग मार्केट्स हैं दिल्ली के अंदर, उसकी जो ट्रेड एसोसिएशन है उनको ये कहा गया है कि वो अपने यहाँ नो मास्क नो एंट्री के नियम को लागू करें। यानी कि जो लोग भी मास्क ना पहने हुए दिखाई दें उनको मार्केट के अंदर आप एंट्री ना दें, अपनी दुकानों में एंट्री ना दें, या जो आपके वर्क प्लेस हैं उसमें एंट्री ना दें। उधर मुंबई से खबर है कि बीते 8 दिनों में कोविड के सक्रिय यानी एक्टिव मामले 22% बढ़े हैं और अब चर्चा डेल माइक्रॉन को लेकर हो रही है। पूजा बता रही हैं कि डेल माइक्रॉन क्या है। बिना मास्क वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए बीएमसी के मार्शल मुंबई की सड़कों पर जगह जगह तैनात हैं। पब्लिक जो पहले बीच में मास्क बहुत कम लगा रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल तो बहुत ज़्यादा वायरस बढ़ते जा रहा है, तो कंटिन्यू कि हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं और ज़्यादा बढ़े, फिर लॉकडाउन ना होए, तो इसीलिए मास्क कैरी करो और मास्क लगाते रहो। फाइन है 200, लेकिन पब्लिक फिर भी नहीं समझती है। हम रुकाने के बाद उनको पहले रिस्पेक्ट देते, पर कोई कोई उसमें मतलब गलत तरीके नशे वाले भी आदमी आते हैं, तो उनसे खाली हुज्जत होती है। जो अपने जो रेगुलर रहते हैं उनसे कुछ नहीं, उनको समझ देने के बाद भी वो सुधरते। पर कोई ऐसे आते हैं कि बिना सोचे बिना समझे आके सीधा बदन पे हाथ छोड़ देते, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई शहर में पिछले 8 दिनों में कोविड के एक्टिव मामलों में 22% की बढ़ोतरी देखी गई है। 14 दिसंबर तक 1769 सक्रिय मामले थे, जो 21 दिसंबर तक बढ़कर 2159 हो गए। इसी अवधि के दौरान शहर में कोविड मामलों के दोगुना होने की दर यानी कि डबलिंग रेट 2563 से घटकर 2095 दिन हो गए। डबलिंग रेट घटने का मतलब है कि वायरस के फैलाव में बढ़त दर्ज हो रही है। बताया जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट ने मिलकर हालात गंभीर किए हैं। कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स इसे डेल माइक्रॉन नाम दे चुके हैं। मुंबई शहर में 90% से ज्यादा मामले फिलहाल डेल्टा या फिर उससे उत्पन्न वेरिएंट के पाए गए हैं। ओमिक्रॉन की मौजूदगी करीब 2% सैंपल में ही नजर आई है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स का कहना है कि डेल माइक्रॉन कोई नया वेरिएंट नहीं है। 2 वेरिएंट्स का एक पैरेलल पैंडेमिक चालू है अभी इस वक्त, और उसको मिला के कोई डॉक्टर्स ने इसको डेल माइक्रॉन करके नाम दे दिया है कि हम 2 अलग अलग वेरिएंट से जो है जूझ रहे हैं। ये 2 वेरिएंट जो है वो अलग है, डेल माइक्रॉन नाम का कोई वेरिएंट नहीं है। और आप कृपा करके इसको जो है ये समझिए कि ये सिर्फ कहने की बात है कि ये 2 अलग अलग वेरिएंट साइमल्टेनियस की बात चल रही है इस वक्त, और हमें जो है दोनों वेरिएंट से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओमाइक्रॉन जो है वो बहुत रैपिडली स्प्रेड होता है, और डेल्टा के बारे में तो हम जानते हैं कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो इन्फेक्शन भी सीवियर कर सकता है। पिछले महीने जहां 100 से 200 कोविड के मामले रोजाना रिपोर्ट हो रहे थे, वहीं बीते कुछ दिनों से मुंबई में संक्रमण का रोजाना आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है। हालांकि इसे ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ी टेस्टिंग के नतीजे के तौर पर भी देखा जा सकता है। फिलहाल राहत की बात यह है कि जितने भी मरीज हैं वो गंभीर स्थिति में नहीं है। ज़्यादातर को होम क्वारंटीन में ही इलाज मिल रहा है, अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वहीं ओमिक्रॉन मामलों को देखें तो हालांकि एहतियातन उनको अस्पताल में ज़रूर आइसोलेट किया जा रहा है, लेकिन उनमें भी लक्षण नहीं हैं। खुद जो डिस्चार्ज हुए मरीज़ हैं, ठीक हुए मरीज़ हैं ओमिक्रॉन के, वो भी बता रहे हैं कि उनमें लक्षण न के बराबर थे। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स यहाँ पर इस ओर ध्यान खींच रहे हैं कि जब किसी नए वेरिएंट की शुरुआत होती है, नए वायरस की, तो मरीज़ कम होने की वजह से इसका असर इतना नज़र नहीं आता है। और जैसे जैसे मरीज़ की संख्या बढ़ती है, तो जैसा कि हमने डेल्टा के दौरान देखा था, सबसे ज़्यादा लोगों में सांस की दिक्कत थी। इस समय लक्षण में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ही कम लक्षण है। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ध्यान देना बेहद ज़रूरी होगा। मरीजों की संख्या बढ़ने पर लक्षण जो हैं वो और ज़्यादा तीव्र हो सकते हैं। तो फिलहाल महाराष्ट्र कोविड हॉटस्पॉट हमेशा से रहा है और इस बार भी ओमिक्रॉन के मामलों में आगे है। कोरोना के मामलों में भी तेज़ी नज़र आ रही है। ओमिक्रॉन के 65 मरीज़ अब तक यहाँ रिपोर्ट हो चुके हैं, देश भर में सबसे ज़्यादा, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, मुंबई में 30 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से ये शहर भी ओमिक्रॉन के मामलों में आगे चल रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि 50% जो मामले हैं वो ठीक हो चुके हैं। 35 मरीज़ जो हैं अब तक ओमिक्रॉन के, वो डिस्चार्ज होकर
ठीक हो चुके हैं, घर जा चुके हैं और जो बाकी एक्टिव मरीज हैं उनको अस्पतालों में आइसोलेट किया गया है। इसी बीच जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई हैं मुंबई में, जैसा कि इसके पहले भी हम रिपोर्ट कर चुके हैं। 15 दिसंबर से ही यहाँ पर धारा 144 लागू है और बीएमसी लगातार जो गाइडलाइन है उसमें भी तब्दीलियां कर रही हैं। इसके पहले भी जानकारी दे दी गई थी कि 50% ही जो इंडोर है, जैसे कि रेस्टोरेंट के अंदर जो बंद जगह है वहाँ पर 50% लोगों को ही इजाज़त मिलेगी और जो खुली जगह है वहाँ पर 25% लोग ही शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अगर 200 से ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं, भले ही जगह बड़ी हो लेकिन 200 से ज़्यादा अगर मेहमान हैं तो उसके लिए वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर से इजाज़त लेनी होगी। तो बीएमसी ने इस तरह से नई गाइडलाइन भी जारी की हैं और नए साल को देखते हुए पाबंदियां और भी ज़्यादा सख्त हो सकती हैं जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र लगातार कोविड हॉटस्पॉट बना हुआ है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।